अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 14 जनवरी 2026 है। अरशद शरीफ का मुकदमा जो कि पिछले 3 सालों से अदालतों में धक्के खाता फिर रहा है और इंसाफ उस मुकदमे में इसलिए मुमकिन नहीं है कि कुछ आला शख्सियात के नाम उसके अंदर आते हैं और एक इदारे का नाम उसके अंदर आता है, लिहाजा उनके मुकदमे का इंसाफ नामुमकिन है। तो आज उस बाब को भी बंद कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने आईनी अदालत बनाने का जो मकसद था उसको पूरा करते हुए इस हसास तरीन मुकदमे को खत्म करने का इंदिया दे दिया है। बहुत सारे लोग इसको इंदिया या इम्कान कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में ये मुकदमा खत्म हो चुका है, क्योंकि आईनी अदालत बनाने का मकसद ही ये था कि जितने भी इकदामात हों हुकूमती, जिनमें कहीं ना कहीं हुकूमत की या इदारों की गर्दन फंसती हो, उसको निकालने के लिए आईनी अदालत नंबर 1 आला कार के तौर पर इस्तेमाल होगी और हो भी यही रहा है। अरशद शरीफ के मुकदमे में आज क्या हुआ, पिछले 3 सालों की टाइमलाइन में कौन कौन से किरदार जिम्मेदार है, और इसके साथ जो अरशद शरीफ मुकदमे के अलावा जो आला अदलिया है उसके जजों को अब एहसास क्यों नहीं होता और आज उनको झंझोड़ा कैसे गया एक वकील साहब की जानिब से, इससे मुतालिक तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगी। आगाज करते हैं अरशद शरीफ से मुतालिक। अरशद शरीफ का कत्ल बेहिमाना तरीके से केन्या में 23 अक्टूबर 2022 को जो है वो किया गया था। तब से लेकर यानी 2022, 2023 आया, 2024 आया, 2025 आया, अब हम साल 2026 के अंदर बैठकर ये बात कर रहे हैं और वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक, जिनको सुप्रीम कोर्ट में आखिरी नंबर से उठा करके आईनी अदालत में जज लगाया गया है, आज उन्होंने अरशद शरीफ के मुकदमे को निपटाने का कह दिया। उनके सामने मुतअद्दिद बार ये दरख्वास्त की गई कि आप मुकदमे को मुलतवी करें। उनसे कहा गया कि तहकीकात के मामले में अदालत अपना दायरा कार ना छोड़े, लेकिन ना वो पिछली मरतबा इस मुकदमे को चलाने में इंटरेस्टेड थे जब ये समात हुई थी, और ना वो आज थे। हुआ बेसिकली क्या, आज के अरशद शरीफ का जो मुकदमा है उसमें विफाकी हुकूमत अपना अगेन ये मौकिफ रखती है कि जो केनिया की गवर्नमेंट है वो हमारे साथ ताउन कर नहीं रही थी, उन्हें हमने ताउन की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब हमारा उनके साथ जो है वो एक म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट साइन हो गया है और उस एमएलए के तहत यानी बामी कानूनी ताउन के तहत केनिया हमें अगर कहेगा, इजाजत देगा, तो हम वहां जाकर तहकीकात कर लेंगे। अब इस बात पर आमिर फारूक साहब ने सवाल ये किया कि चले केनिया की हुकूमत इजाज़त देगी या नहीं देगी, लेकिन आप हमें ये बताएं कि अदालत क्या कर सकती है, क्योंकि अदालत ने लिया हुआ है सू मोटो और सू मोटो का इख्तियार अब ख़त्म हो चुका है, वो तो अब है नहीं। दरख्वास्त दायर होगी तो ही अदालतें जो है वो इस तरह के मामलात को देख सकेंगी। तो उनका बेसिक मुद्दा या मकसद ये था कि हमारे सर से इस केस को उतारा जाए। आज उनके सामने जो है वो यही कहा गया कि अब हुकूमत अपनी साइड पर देख रही है, पिछले साल हमारा म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट का जो सिलसिला था वो हो गया है, अब अगर केनिया हमें इजाज़त देगा तो हम वहाँ पर जाकर जाए वक़ुआ से तफ्तीश कर लेंगे। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि बस ठीक है, फिर हम इसमें केस में मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे। उनके सामने जो अरशद शरीफ की दूसरी एहलिया है जवेरिया सिद्दीकी, उनके वकील पेश हुए और उन्होंने पेश होकर बताया कि केनिया में जो है वो उन्होंने एक्सीडेंट के इस मुकदमे को जो है वो दायर कराया, वहाँ पर भी मामलात आगे नहीं बढ़े और जो पुलिस वगैरह वाले थे, लास्ट टाइम भी ये मामला आया था कि उनको बरी कर दिया गया था। और फिर इस केस के जो 2 मरकज़ी किरदार हैं, खुर्रम और वक़ार दोनों भाई, उनके हवाले से भी सवाल हुआ। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या वो गिरफ्तार है, तो हुकूमत ने कहा कि वो गिरफ्तार नहीं है, इंटरपोल से दरख्वास्त कर रखी है, उनकी भी आज तक गिरफ्तारी अमल में लाई नहीं गई। अब ये हो गई अदालती कार्रवाई और जस्टिस आमिर फारूक पिछली मरतबा बड़ा उनका जोश खून जो है वो जोश मारा था और वो कह रहे थे कि अरशद शरीफ के खानदान के ऊपर जो बीता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता और उनके कत्ल में मुलविस हर किरदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और आज उन्होंने खुद ही उनके मुकदमे को जो है वो ख़त्म कर दिया और उस मुकदमे को ख़त्म करने की वजह और सूमोटो लिए जाने की वजह क्या थी? अगर हम वापस जाएँ, थोड़ा-सा रिवाइंड करें, और मैं ये सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ कि एक इंतहाई बेईमाना कत्ल, एक ऐसा मुकदमा जो ना सिर्फ़ सहाफ़ती बरादरी के करीब है, बल्कि इस मुल्क की उस स्याह तारीख़ में एक और जो है ना वो स्याही मज़ीद मल रहा है कि अगर उसका हल नहीं होता, कम से कम इस मुआशरे में नहीं होता, तो आम बंदा क्या सोचेगा? अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी, उस कैडर का बंदा, उसको इस तरीके से दूसरे मुल्क में जाके बेईमाना तरीके से कत्ल किया जाए, हाथ के नाखून तक नोच के निकाल दिए जाएँ, जिस्म के ऊपर तशद्दुद के कई निशानात हों, सर में तशद्दुद की जो है वो वजह से हो, गोलियाँ मारी जाएँ और बाद में इसको एक्सीडेंट दिखाकर ये कह दिया जाए कि अरशद शरीफ को तो रास्ते में वो जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था जी, वहाँ की केनिया की पुलिस को लगा कि कोई और है, उन्होंने गोलियाँ मार दी और जो साथ बैठा शख्स है
खुर्रम जो गाड़ी चला रहा है, उसको एक जो है वो खराश तक नहीं आती, लेकिन अरशद शरीफ को इतनी गोलियाँ लग जाती हैं और अरशद शरीफ को जो गोलियाँ लगती हैं, उनके निशानात गाड़ी में होते नहीं हैं। तो इस किस्म के भोंडे मुकदमे के ज़रिए उनके कत्ल को जस्टिफ़ाई करना और फिर उसके ऊपर हमारे पूरे के पूरे निज़ाम का खामोश हो जाना, आखिर कड़ियाँ जाकर मिलती कहाँ से? अरशद शरीफ ने किया क्या था? अरशद शरीफ ने चूँकि वो बहुत साल हमारे इदारों, ख़ास तौर पर जो पाक फ़ौज है, उसके बहुत करीब रहे, शोहदा की फ़ैमिलीज़ से उनका बहुत ज़्यादा जो है वो कुर्बत थी। वो खुद भी शहीदों की फ़ैमिली से थे। उनके वालिद साहब की का इंतकाल, फिर उनके भाई का जो है वो उनके अपने वालिद के जनाज़े में आते हुए एक्सीडेंट में इंतकाल होना, दोनों का ताल्लुक फ़ौज से था। अरशद शरीफ की एक पर्सनल बहुत एफ़िलिएशन जो है वो पाक फ़ौज के साथ थी और फिर वो जो है वो सारी ज़िंदगी उनको कवर भी करते रहे, शोहदा की फ़ैमिलीज़ को भी जो है वो कवरेज देते रहे। खुद जो मुख्तलिफ़ अब मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके साथ भी बड़ी कुर्बत अरशद शरीफ की थी और अरशद शरीफ की वालिदा की इयादत करने भी फ़ील्ड मार्शल तशरीफ़ लाए थे। अरशद शरीफ के इंतकाल के बाद जब अ उनकी वालिदा बीमार थीं। तो ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ कोई ऐसा फ़िगर था जिसके बारे में मैं और आप ये कह सकें कि वो कोई आम शख़्स था। ये हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कत्ल को इस तरह से जो है वो अदालतों में घसीट कर किस्सा पारीना बनाना, इसके पीछे वजह क्या है? अरशद शरीफ अपने आखिरी दिनों में जब वो सख्त बातें करते थे और वो थ्योरेटिकली ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इदारों ने हमारे मुल्क में जो आज़ादी है उसको होने नहीं दिया, हर बोलने वाली आवाज़ को दबाया, हर काम करने वाली हुकूमत को जो है वो गिराया और ये सब एहसास उन्हें तब हुआ जब इमरान खान की हुकूमत गिरी। तो उसके बाद जब उन्होंने इस किस्म की बातें करना शुरू की, उन पर ज़मीन तंग हुई। पीटीएम का दौर इमरान खान के जाने के बाद जब शुरू हुआ साल 2022 के अप्रैल में, तो उसके बाद अरशद शरीफ के गिर्द भी घेरा तंग हुआ और बिलाखिर उन्हें मजबूर होके मुल्क से भागना पड़ा। जब वो मुल्क से भागे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है एतबार किसी पर नहीं था, वो केन्या गए और वहाँ पर भी उनकी जान नहीं बख्शी गई, उनका कत्ल हो गया। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इतनी हीट महसूस हुई कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में और अगर हम अपने माज़ी में देखें तो वो पहली और आखिरी दफ़ा ही था कि एक डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम खुद मंज़र आम पर टीवी पर आए और अरशद शरीफ के जनाजे से पहले बैठ कर के उन्होंने पूरी अरशद शरीफ के केस की रुदात जो है वो उसको सुनाया और उसके ताने-बाने इमरान खान से मिलाने की कोशिश की। कभी भी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसको या किसी भी के भी कत्ल या किसी भी तरह के मामले पे डीजी आईएसआई जैसा हसास ओहदे पे बैठा शख्स जो है वो टेलीविजन के ऊपर आकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे के उस चीज़ के ऊपर अपने आप को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करे। फिर अरशद शरीफ साहिबा की वालिदा जो हैं उनका जनाज़ा हुआ, उनके जनाज़े के बाद महीना बीच में नवंबर का गुज़रा, काफ़ी अरसा बहुत जो है वो प्रेशर बिल्टअप होता रहा कि अरशद शरीफ से मुतालिक अदालतों को इस मामले को देखना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक़्त चीफ जस्टिस थे और उन्होंने दिसंबर में जाकर तब सू मोटो लिया था और काफ़ी इमेंस प्रेशर में लिया था। दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी थी सू मोटो लेने के लिए और फिर जब नोटिस लिया गया तो वफाकी हुकूमत ने उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। वफाकी हुकूमत ने आईबी और आईएसआई के अफसरान पर मुश्तमिल जो है वो एक टीम एफआईए के अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम जो है 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी केन्या और वो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट लेकर आई थी, उस रिपोर्ट में क्लियरली ये लिखा था कि अरशद शरीफ को इस पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किसने किया? यहाँ पर उनको थ्रेट्स थी, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखे, उस वक़्त सदर मुमलिकत को लिखे, उस वक़्त चीफ जस्टिस को लिखा, सबको लिखा और कहा कि उनकी जान को खतरा है, नहीं माना गया, उन्हें मुल्क से भागना पड़ा। दुबई में बाकायदा तौर पर आईएसआई का नाम रिपोर्ट के अंदर मौजूद था कि उनके अफसरान अरशद शरीफ की रेकी करते रहे, उनकी जासूसी करते रहे। वहाँ से भाग करके वो इंग्लैंड जाने के बजाय केन्या चले गए, उनको लगा वो सेफ मुकाम है और ऐसा करने में मदद उनकी किसने की, किन हुकाम ने की, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर सब लिखा था। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जब जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने उनकी अदालत में पेश हुई उस 5 रुकनी बेंच के सामने, तो मुझे आज भी याद है कि जजेस के ऊपर तरतरी जो है वो तारी हो गई थी और उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया था, जबकि वो वाहिद ऐसी रिपोर्ट थी अरशद शरीफ केस की, जो उस केस की कड़ियाँ सुलझा सकती थी। आज भी वो रिपोर्ट जो है वो हमारे पास पड़ी है उसकी कॉपी और वो आज भी पढ़े तो हमें समझ आ जाता है कि कहाँ से इसकी ताने-बाने मिलते हैं, क्यों डीजी आईएसआई को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कैसे उनके इदारे का नाम रिपोर्ट के अंदर तहकीकात के अंदर सबूत के साथ शामिल है और फिर अरशद शरीफ का कत्ल इतना बेईमाना तरीके से हुआ। उसके बाद अदालत ने भी हाथ खड़े कर दिए, जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने दौर में उसको निपटा के नहीं गए, काज़ी फईज़ ईसा को तो वैसे ही कोई सरोकार नहीं था, अरशद शरीफ तो उनके लिए वो वाले सहाफ़ी थे कि जो काज़ी फईज़ ईसा के हक में बोले वो हलाल सहाफ़ी, जो
काजी फरीद ईसा के खिलाफ बोले वो हराम सहाफ़ी। तो फिर वो सहाफ़ियों में से की सफ़ में थे कि जो काजी फरीद ईसा को नहीं पसंद आते थे, और इसी वजह से उनके मुकदमे को फिर एक बंदा जान से चला गया, लेकिन उनके मुकदमे को इस तरीके से लटकाया गया। और फिर उसके बाद दौर आ गया चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का। इस दौर में तो खैर कुछ होना ही नहीं था, 26वीं तरमीम हो चुकी थी, मामला आईनी बेंच से होता हुआ आईनी अदालत में गया और आज निमटने की तरफ चला गया। आप इस पूरी टाइमलाइन से ये वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि अरशद शरीफ के कातिलों को क्यों कर कैफ़रे किरदार तक इस माहौल में पहुंचाया नहीं जा सकता। मौजूदा आर्मी चीफ बतौर खुद उनके साथ कहने वाले कहते हैं, ज़रा ये कहते हैं कि एक जो है वो कुर्बत रखते थे, वो दोस्त थे उनके, और अरशद शरीफ कई ऐसे फ़ौजियों के दोस्त थे, उनको लेकर के फ़ौज बतौर इदारा जो है वो सेंसिटिव होती है। लेकिन मसला ये है कि एहतसाब भी किया जा सकता है, एहतसाब करके सज़ा भी दी जा सकती है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क का एक आला तरीन इदारा इस किस्म की किसी एक्टिविटी में मुलव्विस हो सकता है। तो ये मुकदमा आज एक मरतबा फिर अदलिया ने बिल्कुल बांदी बनते हुए ताकतवर हलकों की जो है वो इसको निपटा दिया, और जस्टिस आमिर फारूक जो कि पिछले समात पे बड़ा जो है ना वो इंसाफ का बोलबाला करने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने भी उसको दफन कर दिया। अब हम सबको पता है कि वफाकी आईनी अदालत बनाने का मकसद ही यही था, जिसको आज पूरा किया गया। उसके अलावा जहां अरशद शरीफ के मुकदमे का ये हाल है, आज मैं एक और केस देख रही थी, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने 22 दिसंबर को एक फैसला दिया। कमसिन बच्चियों और औरतों के अगवा में मुलविस जो है वो कुछ अफराद थे, उनको हब्से बेजा में रखने वाले कुछ पुलिस अफसरान थे, उनको जुर्माना किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। आज़ाद जजेस फैसले करते हैं, उन फैसलों को मुअत्तल कर देते हैं जस्टिस जोगर और जस्टिस आजम खान बैठ के, और ये तवातुर के साथ हो रहा है इस अदलिया के अंदर। उसके अलावा एक और अहम मामला ये भी हुआ गुज़िश्ता रोज़ कि शौकत अजीज सिद्दीकी, जो कि इस निज़ाम के बड़े फेवरेट हैं, और वो अपने आप को भी अदालती शहीद बिल्कुल मियाँ साहब की तरह दिखाते हैं। उन्होंने एक जगह खड़े होकर बड़ा जो है ना वो खुशदिल मलिक है, एक वकील हैं, उनकी जो है वो तकरीब में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने NIRC के चेयरमैन के तौर पर, जो प्राइवेट कंपनीज के मुकदमात सुनते हैं, लेबर कोर्ट्स का जो आला अदालत है फोरम है, उसके चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा इसलिए दिया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता था कि उनको कंपनसेट किया गया है शरीफों के जो है वो खिदमत करने में। और फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जब जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने जस्टिस जोगर के चीफ जस्टिस लगने के अंदर अपना वोट दिया, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उनको वो जो कंपनसेशन दी गई है और उसके अंदर जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको हम असूली मौक़िफ़ माने। वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़े सेंसिटिव थे, फैज़ हमीद का उनके पास आना, और उन्होंने इतना अरसा उस मामले को जो है वो कभी भी ओपनली डिस्कस नहीं किया था अपने चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन वो जस्टिस साकिब निसार को ये किस्सा सुनाना चाहते थे, लेकिन फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेशक गलत था। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने उसके बाद आज तक क्या किरदार अदा किया, अदलिया की आज़ादी के लिए क्या किया, शरीफ खानदान को खुश कैसे किया, ओहदा कैसे लिया, वोट कैसे दिए, उस सब में वो कहते हैं कि जी जब उनको बावर कराया गया, उनको ये महसूस हुआ कि उनको कंपनसेशन की बुनियाद पर NIRC की चेयरमैनशिप दी गई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो कुछ सहाफ़ियों के ऊपर बड़े बरहम है, मती साहब के ऊपर, मतीउल्लाह जान के ऊपर बड़े बरहम है, और वो कहते हैं कि उनको कहा गया कि जी वो टाउट है, जबकि वो वक्त आने पर बताएंगे कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एक मरतबा फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटायर इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल एक और अहम चीज़ आज ये भी हुई कि सुपर टैक्स का केस नाज़रीन चल रहा है काफ़ी टाइम से वफाकी आईनी अदालत में। वफाकी आईनी अदालत उसी एक ही मुकदमे को सुनती है, इस तरह अरशद शरीफ वगैरह मुकदमे को लगाकर निपटा देती है। वो मुकदमा चूँकि वफाक का इंटरेस्ट है, उसको सुना जाता है कि बड़ी कंपनियों से कितना जो है वो टैक्स लिया जाएगा, सुपर टैक्स लिया जाएगा। तो सुपर टैक्स के मामले पर आज वो सुन रहे थे। फ़रोग़ नसीम जो है वो इसी तरह कंपनीज़ में से एक के वकील हैं। आज वो जजेस के सामने पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि देखिए ज़िया का दौर कामयाब इसलिए था कि ज़िया साहब के दौर में जजेस ने PCO का हल्फ लिया, लेकिन अवामी मफाद को भी मद्देनज़र रखा। फिर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का दौर इसलिए नाकाम हुआ कि मुशर्रफ के दौर में जजेस ने PCO का हल्फ लिया, अवामी मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा, तो आप भी अवामी मफाद को मद्देनज़र रखें। ये वो मुखातिब करके कह रहे हैं चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और उनके साथी जजेस को। यानी आप इमेजिन कीजिए कि फ़रोग़ नसीम साहब अब आईनी अदालत के जजेस को ये बावर करा रहे हैं कि आप PCO का हल्फ तो ले बैठे हैं, थोड़ा अवामी मफाद ही देख लें, और ये सुपर टैक्स के मामले को देख लें। आप FBR को कह रहे हैं कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करे, और वो जो है वो किसी चीज़ के ऊपर अस्मा हामिद साहिबा FBR की वकील है, तो वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहरहाल कटिंग द स्टोरी वेरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये था कि अब आकर इन जजेस की हालत ये हो गई है कि इनके मुँह पर आकर वकला उनको ये बता रहे हैं कि हजूर आप PCO के तहत बैठे हुए जजेस हैं, आप कोई आज़ाद अदलिया को रिप्रेजेंट करने वाले जजेस नहीं हैं।
उन पीसीओ के जजेस की तरह ही थोड़ा ज़मीर की मलामत आपको महसूस हो तो अवामी मफ़ाद को देख लें, लेकिन इन जजेस को अवामी मफ़ाद और ज़मीर और इस तरह की चीज़ों से कोई लेना-देना है नहीं, कोई सरोकार नहीं है। तो बहरहाल ये मामला था। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बड़ी तपी बैठी है जी, उनको अपनी तौहीन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। उन्होंने मना कर दिया है कि उनके खिलाफ कैंपेन ना चलाई जाए और कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ एनसीसीआईए जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो इक़दामात करे। और ये मामला क्या था? मामला ये था कि जब जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक जो प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का कानून था वो लेकर आई और उस एक्ट को मुअत्तल किया आलिया नीलम साहिबा ने, और सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि 5 मिनट में रायवंड भी जो है वो खाली कराया जा सकता है। तो इस बात के बाद जो लाहौर की पूरी जुडिशरी है, ख़ास तौर पर आलिया नीलम साहिबा, उनके खिलाफ पीएमएलएन की ट्रोल्स ने एक पूरे का पूरा जो है वो कैंपेन चलाई। उस कैंपेन को बड़ा नोटिस में लिया। एहसन बून साहब ने, तमाम तर सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, जिनको मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की अदलिया की आज़ादी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें पहली मर्तबा बुरा लगा, महसूस हुआ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की टीम किस तरह से जो है वो कैंपेन चला रही है एक सिटिंग चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के बारे में। तो उसके मामले को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त की सूरत, मियां दाऊद की दरख्वास्त की सूरत टेकअप किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हीट किधर है, किया क्या जा रहा है, अपनों को टांग कर मैसेजिंग क्या की जा रही है, और साथ में पैगाम ये दिया जा रहा है कि भाई हुकूमत आपको दी है ना, चुप करके हुकूमत करो। हमारे एसेट्स चाहे वो अदलिया में बैठे हों, चाहे वो किसी भी जगह बैठे हो, अगर उनको छेड़ेंगे तो फिर आपके खिलाफ मुकदमात भी आएंगे और उस मुकदमाबाजी को आप भुगतेंगे भी, और फिर हम इदारों को भी फाल कर देंगे। तो ये जो है वो टोटल स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि अगर इदारे के किसी भी किस्म के एसेट को भी छेड़ने की किसी ने कोशिश की तो उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अदलिया का टोटल वकार जो है वो ये रह गया है। कहा यह जाता है कि जजेस जो है वो इस वक्त चुप करके बैठे और वो अच्छे वक्त के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो एक्शन ले, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत के अंदर दबाकर बैठने से हकीकत बदल नहीं जाया करती। बहरहाल ये जो है वो अदलिया की हालत-ए-साज़ थी। हम यूजुअली इसके बारे में बात नहीं करते। ज़्यादातर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं आप, क्योंकि अदालतें रही नहीं। लेकिन आज चूँकि अरशद शरीफ के साहब केस का मामला था, तो फिर अदलिया के हवाले से जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।